नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टोरी पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गबन भाग 49। लेखक मुंशी प्रेमचंद। दारोगा घर जाकर लेट रहे। 11 बज रहे थे। नींद खुली तो 8 बज गए थे। उठकर बैठे ही थे कि टेलीफोन पर पुकार हुई। जाकर सुनने लगे। डिप्टी साहब बोल रहे थे, इस रमानाथ ने बड़ा गोलमाल कर दिया है। उसे किसी दूसरी जगह ठहराया जाएगा। उसका सब सामान कमिश्नर साहब के पास भेज देना होगा। रात को वह बंगले पर था या नहीं? दारोगा ने कहा, जी नहीं, रात मुझसे बहाना करके अपनी बीवी के पास चला गया था। टेलीफोन तुमने उसको क्यों जाने दिया? हमको ऐसा डर लगता है कि उसने जज से सब हाल कह दिया है। मुकदमे की जांच फिर से होगी। आपसे बड़ा भारी ब्लंडर हुआ है। सारी मेहनत पानी में फिर गई। उसको जबरदस्ती रोक लेना चाहिए था। दारोगा, तो क्या वह जज साहब के पास गया था? डिप्टी, हाँ साहब, वहीं गया था और जज ने भी कायदा तोड़ दिया। वह फिर से मुकदमे की पेशी करेगा। रमा अपना बयान बदलेगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं है और यह सब आपकी बंगलिंग है। हम सब उस बाढ़ में बह जाएंगे। जोहरा ने भी दगा दे दिया। दारोगा उसी वक्त रमानाथ का सब सामान लेकर पुलिस कमिश्नर के बंगले की तरफ चले। रमा पर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि पाए तो समूचा ही निगल जाए। कमबख्त को कितना समझाया, कैसी कैसी खातिर की, पर दगा कर ही गया। इसमें जोहरा की भी सांठगांठ है। बीवी को डांट फटकार करने का महज बहाना था। जोहरा बेगम की तो आज ही खबर लेता हूं। कहा जाती है देवी दीन से भी समझूंगा। 1 हफ्ते तक पुलिस कर्मचारियों में जो हलचल रही उसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। रात की रात और दिन के दिन इसी फिक्र में चक्कर खाते रहते थे। अब मुकदमे से कहीं ज्यादा अपनी फिक्र थी। सबसे ज्यादा घबराहट दारोगा को थी। बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। इंस्पेक्टर और डिप्टी दोनों ने सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल दी और खुद बिल्कुल अलग हो गए। इस मुकदमे की फिर पेशी होगी, इसकी सारे शहर में चर्चा होने लगी। अंग्रेजी न्याय के इतिहास में यह घटना सर्वथा अभूतपूर्व थी। कभी ऐसा नहीं हुआ। वकीलों में इस पर कानूनी बहसें होती, जज साहब ऐसा कर भी सकते हैं? मगर जज दृढ़ था। पुलिस वालों ने बड़े बड़े जोर लगाए। पुलिस कमिश्नर ने यहां तक कहा कि इससे सारा पुलिस विभाग बदनाम हो जाएगा, लेकिन जज ने किसी की न सुनी। झूठे सबूतों पर 15 आदमियों की जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी सिर पर लेना उसकी आत्मा के लिए असह्य था। उसने हाईकोर्ट को सूचना दी और गवर्नमेंट को भी। इधर पुलिस वाले रात दिन रमा की तलाश में दौड़धूप करते रहते थे, लेकिन रमा न जाने कहाँ जा छिपा था कि उसका कुछ पता ही न चलता था। हफ्तों सरकारी कर्मचारियों में लिखापढ़ी होती रही। मनोकागज स्याह कर दिए गए। उधर समाचार पत्रों में इस मामले पर नित्य आलोचना होती रहती थी। एक पत्रकार ने जालपा से मुलाकात की और उसका बयान छाप दिया। दूसरे ने जोहरा का बयान छाप दिया। इन दोनों बयानों ने पुलिस की बखिया उधेड़ दी। जोहरा ने तो लिखा था कि मुझे 50 रुपए रोज इसलिए दिए जाते थे कि रमानाथ को बहलाती रहूं और उसे कुछ सोचने या विचार करने का अवसर न मिले। पुलिस ने इन बयानों को पढ़ा तो दांत पीस लिए। जोहरा और जालपा दोनों कहीं और जा छिपीं, नहीं तो पुलिस ने जरूर उनकी शरारत का मजा चखाया होता। आखिर 2 महीने के बाद फैसला हुआ। इस मुकदमे पर विचार करने के लिए एक सिविलियन नियुक्त किया गया। शहर के बाहर एक बंगले में विचार हुआ, जिसमें ज्यादा भीड़ भाड़ न हो, फिर भी रोज 10-12 हजार आदमी जमा हो जाते थे। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मुलजिमों में कोई मुखबिर बन जाए, पर उसका उद्योग सफल न हुआ। दारोगाजी चाहते तो नई शहादतें बना सकते थे, पर अपने अफसरों की स्वार्थपरता पर वह इतने खिन्न हुए कि दूर से तमाशा देखने के सिवा और कुछ न किया। जब सारा यश अफसरों को मिलता और सारा अपयश मातहतों को, तो दारोगाजी को क्या गर्ज पड़ी थी कि नई शहादतों की फिक्र में सिर खपाते। इस मामले में अफसरों ने सारा दोष दारोगा ही के सिर मढ़ा, उन्हीं की बेपरवाही से रमानाथ हाथ से निकला। अगर ज्यादा सख्ती से निगरानी की जाती तो जालपा कैसे उसे खत लिख सकती थी और वह कैसे रात को उससे मिल सकता था? ऐसी दशा में मुकदमा उठा लेने के सिवा और क्या किया जा सकता था?
तबेले की बला बंदर के सिर गई। दारोगा तनज्जुल डिमोट हो गए और नायब दारोगा का तराई में तबादला कर दिया गया। जिस दिन मुलजिमों को छोड़ा गया, आधा शहर उनका स्वागत करने को जमा था। पुलिस ने 10 बजे रात को उन्हें छोड़ा, पर दर्शक जमा हो ही गए। लोग जालपा को भी खींच ले गए। पीछे पीछे देवी दीन भी पहुंचा। जालपा पर फूलों की वर्षा हो रही थी और जालपा देवी की जय से आकाश गूंज रहा था। मगर रमानाथ की परीक्षा अभी समाप्त न हुई थी। उस पर दरोग बयानी, झूठी गवाही का अभियोग चलाने का निश्चय हो गया।